दिस इज द सेकेंड पार्ट ऑफ ओडिशा टीजीटी साइंस पीसीएम सॉल्यूशन जो कि 7 मार्च 2022 को हुआ था। क्वेश्चन नंबर 61 से 70। If the value of g at the surface of earth is 9.8 meter per second square, then the value of g at a place of 480 kilometer above the surface of earth will be। देखो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इस तरह से डिपेंड करता है, जैसे g हो तो g m/r²। अब अगर आप अर्थ के सेंटर से दूर जाओ या उसके करीब आओ, दोनों ही केस में g की वैल्यू डिक्रीज होती है। फिलहाल इस क्वेश्चन के अनुसार हम सेंटर ऑफ अर्थ से कह लीजिए सरफेस से उससे ऊपर जा रहे हैं। कितना ऊपर जा रहे हैं? तो जो हाइट गिवन है वो है 480 किलोमीटर। तो देखो अगर आप सरफेस पर होते हैं एट सरफेस, तो सेंटर से आपका जो डिस्टेंस होता है वो रेडियस ऑफ अर्थ के इक्वल होता है। तो वहां पर आप लिख सकते हैं g इक्वल टू जी m/R²। लेकिन जैसे ही आप r मतलब किसी h हाइट पर ऊपर गए तो जो टोटल डिस्टेंस था उसको हम स्मॉल r से डिनोट करते हैं, लेकिन वो हो गए किसके इक्वल? r प्लस h के। तो जो अब h हाइट के ऊपर जब आप चले गए सरफेस पे, अब जो नया g होगा वो कितना हो जाएगा? gm/r प्लस h हो जाएगा। देखो gm क्यों नहीं चेंज हुआ? क्योंकि g ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है, यूनिवर्सल कांस्टेंट। m इज द मास ऑफ अर्थ, सो व्हेन यू आर गोइंग अबव the mass of the earth will not change. Now we want to find out the relation between new g and old g. So at the height of h, g dash will be you can take the ratio g dash upon g, it will be equal to, now gm will be same, so it will be cancel out, so g dash upon g will be equal to, here we can write r or r plus h का whole square. So the gravitational acceleration at a height h will be equal to g r upon में r plus h का whole square. Okay, so this is one of the formula. Now if we'll take a special case when h is very less than r, I will explain what is small. So if the height is very small with respect to r, so we can modify the relation. See, 1 plus x की power n can be written as 1 plus nx. अगर मान लीजिए x की वैल्यू बहुत छोटी हो 1 से, so we can expand it as 1 plus nx. Now here let r upon, मैं यहाँ से अगर r को कॉमन ले लेते हैं, so we can write it as r को कॉमन लिए 1 प्लस में h upon r हो जाएगा इधर, और इसका क्या चल रहा है? होल स्क्वायर। r से r कैंसिल कर दो तो g डैश इक्वल टू g, और ये हो जाएगा 1 प्लस h अपॉन r। नीचे है ना, मैं उसको ऊपर ले जा रहा हूँ, तो पावर कितनी? -1 और उसका स्क्वायर। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, g डैश इक्वल टू g 1 माइनस 2h अपॉन में r। ठीक है, एक्सपेंड करेंगे ना, जो भी पावर होगी वो यहाँ पर आ जाएगी x के आगे, x क्या है यहाँ पर? h अपॉन r। तो देखो ये भी एक फॉर्मूला हो गया। नए जी जब आप h हाइट के ऊपर जा रहे हो तो जो h हाइट पर न्यू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होगा, इट विल बी g1 माइनस 2h अपॉन r। ये भी एक रिलेशन है, g डैश इक्वल टू g r अपॉन में r प्लस का होल स्क्वायर। नाउ दिस फॉर्मूला विल बी यूज्ड व्हेन हाइट इज वेरी स्मॉल और नेग्लिजिबल विद रिस्पेक्ट टू रेडियस ऑफ अर्थ। अब स्टूडेंट को यही कंफ्यूजन होती है कि ये फॉर्मूला कब यूज करना है और ये फॉर्मूला कब यूज करना है। तो ये देखिए, जब भी हाइट आपको 1000 मीटर के कम दे रखी है, मतलब 1 किलोमीटर से कम दे रखी है, तो उस केस में आप इसका इस्तेमाल कर लो। ठीक है, अगर आपको हाइट 1 किलोमीटर, देखो वैसे एग्जैक्टली कोई फिक्स रेंज नहीं है, मतलब जितने मैंने क्वेश्चंस किए हैं उस एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं बता रहा हूँ। अगर मान लीजिए हाइट आपकी रेडियस ऑफ अर्थ के कंपैरिजन में, कंपैरिजन मतलब ऐसे नहीं कि 6400 किलोमीटर के आसपास ही होना चाहिए, यहाँ पर 480 किलोमीटर, तो जैसे 1 किलोमीटर 2-3 किलोमीटर भी अगर है तो मैं इसका इस्तेमाल करूंगा। मीटर में होगी मतलब 1 किलोमीटर से कम है तो मैं इसका इस्तेमाल करूंगा। फिलहाल इस क्वेश्चन में 480 है ना, तो आई विल यूज दिस फॉर्मूला। नाउ g डैश विल बी इक्वल टू ओल्ड g, r कितना रेडियस ऑफ अर्थ अपॉन में r प्लस h। ये फॉर्मूला हम यूज करने जा रहे हैं, इसी में हम सारे वैल्यू को पुट कर देंगे। तो g डैश विल बी इक्वल टू, g की वैल्यू कितनी है एट द सरफेस? 9.8, रेडियस ऑफ अर्थ है 6400 किलोमीटर। देखो यहाँ पर मैं किलोमीटर को मीटर में चेंज नहीं करूंगा क्योंकि नीचे भी किलोमीटर ही है, तो चेंज करने का कोई फायदा होगा नहीं। 6400 किलोमीटर अपॉन में 6400
प्लस में 480 और इसका क्या कर देंगे स्क्वायर। तो बस इसी को हमें सोल्व करना है। ये हो जाएगा 8.48 किलोमीटर, इसको सोल्व करके आएगा, जो कि अप्रोक्सीमेटली राउंड ऑफ करने पर 8.5 किलोमीटर नहीं मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन ए। मेन चीज़ है कि आप फॉर्मूला कौन सा यूज़ करेंगे। तो 480 किलोमीटर दे रखा था, इसलिए मैंने इस फॉर्मूले का यूज़ किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एट व्हाट एल्टीट्यूड द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 25% ऑफ द अर्थ सरफेस। अब फिर से देखो, मैंने इसका डेरिवेशन इसलिए समझाया था ताकि मैं दोनों फॉर्मूले का यूज़ करना बता दूँ, नहीं तो मैं डायरेक्ट फॉर्मूला करवा करके क्वेश्चन सोल्व कर सकते थे। तो अब इसमें देखो जितने भी ऑप्शन है सब में आर गिवन है, इसका मतलब यहाँ पर हम वो वाला केस नहीं अप्लाई करेंगे, हाइट बहुत कम है स्मॉल आर से, सब आर के ही कंपैरिजन में है। इसलिए जो जी डैश का फॉर्मूला होगा मैं उसको यूज करूंगा आर अपॉन आर प्लस एच का होल स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर भी यही पूछा गया है कि आप किस हाइट पर जाएं कि जो नया एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो जितना पहले था उसका 25% हो जाए। ठीक है, यही तो कंडीशन गिवन है। At what altitude the acceleration due to gravity is 25% to that at the surface. So we can write it, g dash can be written as, देखो 25/4 can be written as 1/4 of g. So I'm writing it here, 1/4 g equal to g r upon में r plus h का whole square. g will be cancel out. Now taking root on both side, 1/4 r upon r plus h का whole square है हमारे पास। So taking root on both side I can write 1/2 equal to r upon में r plus h, क्योंकि जब आप अंडर रूट लेंगे 4 का so it will be 2. Now it can be written as r plus h equal to 2r और h equal to 2r minus r. It means h will be equal to r or r equal to h. It means the acceleration due to gravity will become 25% of that at the surface when you will reach at a height of equal to radius of earth. So the correct answer will be option B. देखो same concept से there are two questions which has been asked on the same concept. Question number 63. The power utilized by an engine perform 1250 joule in 5 seconds. देखो पावर का फॉर्मूला फोर्स इंटू वेलोसिटी भी होता है, पावर का फॉर्मूला एनर्जी अपॉन टाइम भी होता है, और इलेक्ट्रिक पावर की बात करें तो वी आई या वी स्क्वायर अपॉन आर या फिर आई स्क्वायर आर भी होता है। फिलहाल हम इलेक्ट्रिकल नहीं मैकेनिकल की बात करेंगे। तो गिवन क्या क्या है, एनर्जी और टाइम गिवन, तो इसी फॉर्मूला का यूज कर लेते हैं। सो पावर विल बी इक्वल टू एनर्जी 1250 डिवाइडेड बाय 5। तो देखो 5 के बारे में 12, ये 2 आएगा ही आएगा यहाँ पर क्योंकि 10 आएगा, तो 2 जैसे दिख रहा है 250 पर जाओ, ज़्यादा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। ऑप्शन विल बी 250 वाट। Next, an external force is being used to maintain an oscillation in a body. Then the body oscillates with a natural frequency which is equal to the frequency of external energy. The oscillation कौन सा कहलाएगा? देखो इसको आप ऐसे सोचो जैसे बच्चे झूला झूलते हैं, मान लीजिए यहाँ पर कोई झूला लगा देते हैं, मौसम भी सावन का चल रहा है और इस पर कोई बच्चा बैठा हुआ है। अब इसको अगर आपको झुलाना है तो आप पीछे से कुछ फोर्स अप्लाई करोगे और फिर ये अपनी फ्रीक्वेंसी से, एक्सटर्नल फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट करता रहेगा। ठीक है, तो इस तरह के ऑसिलेशन को जहां पर आप बाहर से पुल कर रहे हैं, पुश कर रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं, तो वो कहलाएगा फोर्स ऑसिलेशन। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा 64 का, इट विल बी ऑप्शन बी फोर्स ऑसिलेशन। नेक्स्ट है, इफ द पीरियड टाइम ऑफ वन ऑसिलेशन देन द रिलेशन बिटवीन फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड पूछे, तो ये तो आप 9th क्लास से पढ़ते हैं, फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 1 टाइम पीरियड होता है। तो करेक्ट आंसर होगा 65 का, ऑप्शन ए। कुछ क्वेश्चन बहुत डायरेक्ट भी पूछे, फॉर्मूला बेस्ड पूछे, कुछ में ज़्यादा डिटेल में भी आपको काम करना पड़ेगा। यहाँ पर भी डायरेक्ट फॉर्मूला है कि ओमेगा मास और स्प्रिंग कांस्टेंट में क्या रिलेशन होता है। तो चलो थोड़ा सा डिटेल में बता देता हूँ। जैसे कोई स्प्रिंग है, अगर आप उसको खींच रहे हो तो इसमें फोर्स लगता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एक्स के, सिंपल हार्मोनिक मोशन में, या फिर माइनस के एक्स भी आप इसको लिख सकते हो। फोर्स हमेशा किसके बराबर होता है, मास इंटू एक्सीलरेशन के, और एक्सीलरेशन को डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर भी तो लिख सकते हैं, डबल डिफरेंशिएशन। नाउ वी कैन राइट डी स्क्वायर एक्स अपॉन में डी टी स्क्वायर कैन बी रिटन एज माइनस के अपॉन में एम इंटू में एक्स। दिस इज द डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर सिंपल हार्मोनिक मोशन।
नाउ दिस कांस्टेंट k अपॉन m, इस कांस्टेंट को हम बोलते हैं ओमेगा का स्क्वायर। तो ओमेगा इक्वल टू कितना हो जाएगा, रूट k अपॉन में m। k इज स्प्रिंग कांस्टेंट, m इज मास एंड ओमेगा इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी। सो हियर द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन फ्रॉम सिंपल हार्मोनिक मोशन, द वैल्यू ऑफ एक्सीलरेशन एट द मीन पोजीशन इज। देखो मैं एक्सीलरेशन का फॉर्मूला बता देता हूँ। यहाँ पर आता है माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। ये मैंने कहाँ से बताया, इसी से ही, इसलिए मैंने डेरिवेशन करवाया था। यहाँ पर देखो ये क्या है, एक्सीलरेशन ही तो है, डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर। ए था ना, तो यहीं से आप देखो ए को आप लिख सकते हो माइनस के अपॉन में एम इंटू में एक्स, या फिर ए इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। अब एक्स क्या है, सो एक्स होता है डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन। अब मीन पोजीशन क्या होती है, मीन पोजीशन मीन्स जिसके अबाउट जो स्प्रिंग है या पेंडुलम है वो ऑसिलेट करे। तो एक्स मीन पोजीशन पर होता है 0, एट मीन पोजीशन। सिंस ओमेगा इज कांस्टेंट इट कैन नॉट बी 0, सो एक्सल यहाँ पर एक्स अगर 0 है सो एक्सीलरेशन विल आल्सो बिकम 0। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। 67 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, एक्सीलरेशन विल बी 0 एट द मीन पोजीशन। फॉर्मूला भी मैंने आपको बता दिया है। 68 व्हेन एन इंसिडेंट प्लेन वेवफ्रंट इज पास थ्रू द प्रिज्म, तो इमर्जिंग वेवफ्रंट किस तरह का होगा, मैं आपको फिगर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो मान लो ये वेवफ्रंट इंसिडेंट वेवफ्रंट है, प्रिज्म से पास हुआ तो ये देखो मुड़ गया है, जैसे रे मुड़ गई है। जो वेवफ्रंट होता है वो हमेशा रेस के परपेंडिकुलर होता है, तो जैसे जैसे रे जाएंगी वैसे वैसे जो वेवफ्रंट है इट विल आल्सो टिल्टेड हेयर। सो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, टिल्टेड। नेक्स्ट 69 है, हाइगन्स प्रिंसिपल पर बेस्ड है। पहले मैं आपको हाइगन्स प्रिंसिपल बता देता हूँ, उसके बाद ये स्टेटमेंट आपको खुद क्लियर हो जाएगी। हाइगन्स कंस्ट्रक्शन और हाइगन्स प्रिंसिपल, तो ये कहता है कि ईच पॉइंट ऑन अ वेव फ्रंट एक्ट एज अ फ्रेश सोर्स ऑफ द डिस्टर्बेंस ऑफ द लाइट, यानी कि कोई भी पॉइंट होगा तो एक नए सोर्स की तरह काम करता है, एक नया वेव फ्रंट बनाता है। द न्यू वेव फ्रंट एट एनी टाइम इज ऑब्टेन्ड बाय टेकिंग द फॉरवर्ड एनवेलप ऑफ द ऑल सेकेंडरी वेव एट दैट टाइम। और जितने भी नया वेव फ्रंट बनेगा वो सब जो पहले यहाँ पर पॉइंट था उसको आगे की तरफ मूव करवा करके हम न्यू वेव फ्रंट बना सकते हैं। सो दिस इज द हाइगन्स प्रिंसिपल। तो यहाँ पर फर्स्ट स्टेटमेंट है, हाइगन्स प्रिंसिपल इज एसेंशियली अ ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन which gives the shape of wavefront at any time allows us to determine the shape of wavefront at later time। तो देखो यहाँ पर जो मैंने आपको सेकंड स्टेटमेंट बताई है वो यही तो है, the new wavefront at any later time is obtained by taking the forward envelope। तो इसका मतलब ये तो ट्रू हो गई। सेकंड, अकॉर्डिंग टू हाइगन्स प्रिंसिपल ईच पॉइंट ऑन अ वेवफ्रंट इज अ सोर्स ऑफ सेकेंडरी डिस्टर्बेंस। तो ये चीज भी मैंने आपको बताया था, सेकेंडरी डिस्टर्बेंस। देखो द ईच पॉइंट ऑन अ वेवफ्रंट एक्ट एज अ फ्रेश सोर्स ऑफ डिस्टर्बेंस ऑफ लाइट। मतलब ये दो स्टेटमेंट से ही ये क्वेश्चन आप ट्रूली कर सकते हो। तो दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है, तो ऑप्शन करेक्ट होगा ऑप्शन डी। करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन डी, बोथ आर ट्रू, बोथ एक्सप्लेन हाइगन्स प्रिंसिपल्स टू स्टेटमेंट। क्वेश्चन नंबर 70, when two coherent light source meets together there is a disturbance of energy and this superposition leads to। देखो इसको भी पहले मैं दिखा देता हूँ। जैसे ये यहाँ पर इंटरफेरेंस ऑफ वेव, टू वेव सारी आपस में सुपर इम्पोज होगी तो कहीं पर एनर्जी ज़्यादा होगी, कहीं पर एनर्जी कम होगी, तो एनर्जी का रिडिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। इसको हम बोलते हैं इंटरफेरेंस ऑफ वेव। The phenomena of one wave interfering with another and the resulting distribution of energy in the space around two sources of disturbance is called interference of wave। तो यहाँ पर भी तो स्टेटमेंट है, when two coherent waves meet together there is a distribution of energy। तो ये क्या होता है, तो ये होता है इंटरफेरेंस ऑफ वेव। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। So this was the second part. In part 3 we will discuss remaining 10 questions also.